Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss economy lectures of Vision IAS अक्टूबर मंथली मैगजीन. सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस इकोनॉमी सेक्शन में कवर करने हैं. तो वो देखिए, पहला है अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से है, जो इस टॉपिक को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे. इसके बाद में है इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी है. इंटरनलाइजेशन मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका कैसे रुपी जो है अपनी करेंसी है, उसका कैसे इंटरनलाइजेशन हो सकता है, उसको वैश्वीकरण कैसे हो सकता है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं. थर्ड वीडियो जो होगा अपना वो होगा कि प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के. इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, कौन कौन से अलग अलग आपके पार्ट्स है इकोनॉमी के, उसमें प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस क्या क्या है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ONDC, जो है आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि एक तो अपना अपना पहला है डिजिटल करेंसी है, दूसरा है आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, थर्ड है आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. ये आपका सब डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इनको हम एक साथ कवर करेंगे. फिर इसके बाद में कुछ देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ 2022 के इकोनॉमी के सेक्टर में किसको दिए गए हैं. फिर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022, ये कुछ रिपोर्ट और यहाँ पे इंडेक्सेस को हम देखेंगे. फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके कुछ पॉइंट देखेंगे जो किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, अलग से टॉपिक की जरूरत इसमें नहीं है बनाने की. फिर इसके बाद में है ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है. तो इसके मेन फीचर देखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट है, फिर इसका बिल आएगा, फिर ये एक्ट बनेगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें पॉइंट हमें नोट करने लायक है, कौन सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. आगे देखेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, अभी ये स्कीम चल रही है जिसका नाम है PM प्रणाम है, शायद प्रणाम है मेरे हिसाब से, बाकी शायद प्रमाण तो नहीं होना चाहिए, PM प्रणाम ही होना चाहिए. फिर आगे है MSP के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट, खास ये कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खास टॉपिक है आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से. MSP का हर साल, लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन पुट किया जाता है, MSP से रिलेटेड है. दूसरा है आपका इसके आगे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है. तो आपका डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपका सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन, सोसाइटी, सोशल चेंज आपका है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें सब में नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में यदि आप एक पॉइंट ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपके आंसर में एक डायमेंशन वहाँ पे शो होती है, और आपके हाफ मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा स्कोर करना है आपके अदर जो एस्पायरेंट्स हैं, वो यहाँ से स्कोर होता है कि आपको हर चीज़ की एक डायमेंशन मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी डायमेंशन हमारे पास में है, तो हम उसको आंसर में पुट करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक्स. और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे डेवलपमेंट के ऊपर एक बार कोई वीडियो या पर्टिकुलर नोट्स आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको बार बार वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में हमें सबसे पहले चीज़ जो देखनी है वो है कि रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. तो ये हमें देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पायलट प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन कौन से बैंक ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कितने टाइम तक के लिए, ये हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, अथॉरिटी कौन है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ड्रॉबैक्स क्या है, और हमें आगे क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तो ये मेंस की पर्सपेक्टिव से पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम से क्वेश्चन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो पॉसिबिलिटी आपकी बनती है वो है आपका डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कोई बनता है. डिजिटल अवेयरनेस है आपका, साइंस टेक में बन जाए क्रिप्टो करेंसी नाम से, क्रिप्टो करेंसी से बेस्ड कोई क्वेश्चन है, या फिर आपका डिजिटल मनी या डिजिटलाइजेशन ऑफ आपका करेंसी है, मनी है, उससे रिलेटेड एक एक हॉलिस्टिक क्वेश्चन बनेगा आपका, एक लार्ज क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपका साइंस एंड टेक भी इंक्लूड होगा, उसमें आपका बैंकिंग सेक्टर भी इंक्लूड होगा, उसमें आपका जो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ है वो भी आपकी उसमें इंक्लूड होगी, और आपका इसमें जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये भी आपका इंक्लूड होगा. तो ऐसे ये चार जो पॉइंट होंगे, साइंस एंड टेक, बैंकिंग सेक्टर, इंक्लूसिव ग्रोथ है आपकी, और आपका जो डिजिटल डिवाइड को, गैप के को जो फिल करने का जो तरीका है, जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक पार्ट के रूप में लेंगे, वो यहाँ पे ज़रूरी बनता है. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. ये आपको पता चला कि कितना इसका टॉपिक का इंपॉर्टेंस है. हाँ, लेकिन ये प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिजिटल बैंक देखिए, एक तो ये है आपका CBDC, और एक बनता है आपका ई रूपी. ठीक है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे ई रूपी में ई तो है स्मॉल लेटर में है, और रुपी आपका कैपिटल लेटर में है. इसका मतलब है ई रुपी UPI. ठीक है, तो इसका एक अलग तरीका है इसको पढ़ने का, उसको अपन देखेंगे आगे चल के. लेकिन यहाँ देखना है कि अब की बार 2023 का UPSC के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं,
ठीक है। तो सीबीडीसी और ई रूपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे क्वेश्चन आपका आया कि सीबीडीसी और ई रूपी दोनों को साथ में लेके कंपेयर करे और आपको दो स्टेटमेंट दे दे, या फिर आपको ऐसा करे कि सीबीडीसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो है उसकी पॉइंट्स है उससे रिलेटेड वो दे दे और आपसे पूछे कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन से पॉइंट इसमें सही है। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक्स आपका बनता है जो पुट होने के लिए आंसर राइटिंग में या आपका प्रीलिम्स में, वो यहाँ पे क्लियर हुआ। अभी चलते हैं सीबीडीसी की पर्टिकुलर जो इसकी डिटेल्स है उसके बारे में। तो वो देखिए, ये साफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, जो आपको ईजी रहे इसको रीड आउट करने में। ये आपको जो पायलट प्रोजेक्ट जो लिखा हुआ है इसको करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा है आपका कि इन न्यूज़ में क्यों 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 है ये चीज़, तो इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस फैलाना है। आपको भी मालूम है अभी सब लोग ज़्यादातर यूपीआई यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, और कई सारे गेटवेज यूज़ करते हैं। वो जो फिजिकल करेंसी है, आपका फिजिकल जो कैश है फिजिकल स्टेट में, उसको यूज़ करना कम अभी लोगों ने कर दिया है। तो उसको वहाँ देखते हैं कि पर्पज़ क्या है, अवेयरनेस फैलाना है सीबीडीसी के बारे में। ये चीज़ है, यहाँ पे एक कंसेप्ट नोट भी दिया है सीबीडीसी से रिलेटेड, वो चीज़ है। और इसके ऑब्जेक्टिव, चॉइस, बेनिफिट, रिस्क वगैरह सीबीडीसी के क्या हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पे बताया गया है। सबसे खास बात ये है कि क्या सीबीडीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जो आरबीआई का एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा हूँ, आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट हुआ है क्या? तो यस, आपको याद रखना है कि सीबीडीसी को लॉन्च करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है उसकी डेफिनेशन में, और वो वर्ड है बैंक नोट, मतलब बैंक नोट की डेफिनेशन में चेंज हुआ है। वहाँ पे चेंज किया गया है कि डिजिटल रुपी को भी इंक्लूड किया जाए बैंक नोट की फॉर्म में। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 में चेंज किया गया। तो पहला स्टेटमेंट ये बन सकता है। दूसरा आपका बनेगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आपकी सीबीडीसी की, तो वो हम देखेंगे। तो वो देखिए, ये एक डिजिटल रुपी है। कंसेप्ट नोट में जो बताया गया है वो ऐसे, इसमें आगे देखते हैं कि इसमें 2 फॉर्म्स होंगे इंट्रोड्यूस करने के सीबीडीसी को। पहला आपका सीबीडीसी रिटेल होगा और दूसरा सीबीडीसी होलसेल। से रिटेल आपको पता है इंडिविजुअल यूज़ की तरह, होलसेल आपको पता होता है कि एक सोर्स से जो और उसके जो फॉलोइंग सोर्सेज होते हैं वहाँ पे एक साथ होलसेल अमाउंट में या होलसेल तरीके से उसको प्रोवाइड करना। तो दो तरह की इसमें फॉर्म्स होंगे इंट्रोड्यूस कराने के, सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि सीबीडीसी यदि सीबीडीसी होलसेल का टफ क्वेश्चन बनाता है तो ये सीबीडीसी होलसेल को टर्म को यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंपल जो फॉर्म है उससे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखिए, अभी मंथ चल रहा है आपका दिसंबर 2022, और आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा मई 28 2023 को। अब याद रखिए, आपके पास में आज सुबह मैंने आपको बताया 172 डेज अभी रिमेनिंग है प्रीलिम्स के, और इतना टाइम काफ़ी होता है ऐसा क्वेश्चन पुट करने के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक उस टाइम तक काफ़ी पुराना हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ तैयार रखनी है। और अगला मेंस होना उसके लिए तो उसको खास याद रखना है कि लगभग 9 मंथ्स के आसपास इसका टाइम हो जाएगा इस टॉपिक को कंप्लीट हुए। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है सीबीडीसी रिटेल कौन कौन यूज़ करेगा, ऐसी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर है, आपके बिजनेसेस वगैरह है, ये सब सीबीडीसी रिटेल को यूज़ करेंगे। सीबीडीसी होलसेल को कौन यूज़ करेगा, तो इसको डिज़ाइन किया गया है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जो बैंक वगैरह हैं, वो इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो ई रूपी है, इसको स्ट्रक्चर किस फॉर्म में किया गया, तो इसको टोकन बेस्ड भी चलाया जा सकता है और आपका अकाउंट बेस्ड भी चलाया जा सकता है। मतलब यदि इंडिविजुअल कोई इसको यूज़ कर रहा है ई रूपी को, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल रूपी सीबीडीसी, इसको टोकन के फॉर्म में, और दूसरा अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र है उसके फॉर्म में भी इसको चलाया जा सकता है। दूसरा है आपका टोकन बेस्ड जो तरीका होगा, टोकन बेस्ड जो सीबीडीसी होगा वो बेरर होगा इंस्ट्रूमेंट की तरह, जैसे बैंक नोट होते हैं ऐसे ही टोकन भी उसी तरह काम करेगा। जबकि अकाउंट बेस्ड सिस्टम क्या होगा, उसमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ मेंटेनेंस की, बैलेंस के रिकॉर्ड्स को बनाए रखने की, और जो ट्रांजेक्शन्स के जो रिकॉर्ड है उनको बनाए रखने की, और वो काम किसका होगा, आपका जो ऑल होल्डर्स की जो अकाउंट्स है वहाँ पे वो डिटेल सेव रहेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका जो प्रिंसिपल है मैनेज्ड एनोनिमिटी का, एनोनिमिटी होता है आपका जिसमें आपकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं होती हैं, वो उस प्रिंसिपल को इसमें फॉलो किया गया। लेकिन इसमें 100% एनोनिमिटी इसमें यूज़ नहीं हुई है। जैसे हम यूज़ करते हैं ना कि 50,000 का कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो हम हमारे खुद की प्राइवेसी से या फिर अपन बिना डिटेल दिए कर लेते हैं, लेकिन जब 50,000 से ज़्यादा हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंक में जाके करनी होती है, अकाउंट से भी करनी होती है। तो ऐसे ही इसमें एनोनिमिटी 100% नहीं है, कुछ अमाउंट तक तो आपकी एनोनिमिटी मेंटेन रहेगी, उसके बाद में आपको
वहाँ पे डिटेल्स आपकी रहेंगी, रिकॉर्ड आपका मेंटेन होगा। तो ये चीज़ इसमें होने वाली है। दूसरी बात ये कि सीबीडीसी को इंडिया में किस बेस पे या कौन से मॉडल के बेस पे इसको लाया गया, तो ये आपका 2 टियर जो आपका मॉडल है जिसको इनडायरेक्ट मॉडल कहते हैं उसके बेस पे इसको लाया गया है। ये मॉडल हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मॉडल यहाँ पे देखिए इस साइड में कि सीबीडीसी को मैनेज करने का और इश्यू करने का जो मॉडल है वो 2 तरह के होते हैं, सिंगल टायर मॉडल और दूसरा आपका 2 टायर मॉडल। सिंगल टायर में होता है आपका डायरेक्ट मॉडल होता है जिसमें सीधा यूज़ किया जाता है, और 2 टायर मॉडल में होता है इंटरमीडिएट मॉडल, और जिसके भी 2 पार्ट है, एक तो है इनडायरेक्ट मॉडल और दूसरा है आपका हाइब्रिड मॉडल। तो आप याद रखिए 2 टायर मॉडल हमारे यहाँ पे यूज़ होगा, इसका मतलब इंटरमीडिएट मॉडल यूज़ हो रहा है इंडिया में सीबीडीसी को मैनेज करने में और उसको इश्यू करने में। अब इनडायरेक्ट मॉडल और हाइब्रिड मॉडल जो कि 2 टियर मॉडल के पार्ट है, इसमें इनको देखना है कि ये क्या है। तो इनडायरेक्ट मॉडल में ऑब्लिगेशन होगी जो सीबीडीसी को प्रोवाइड करने की, वो एक इंटरमीडिएरी के ऊपर होगी। वो आपका सेंट्रल बैंक हो सकता है जो आपके ट्रैक करेगा होलसेल सीबीडीसी बैलेंस को, इंटरमीडिएरी के जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उनको। जबकि हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, सेंट्रल बैंक इशू करेगा सीबीडीसी को, अदर एंटिटीज़ को, और जो आगे आपको प्रोवाइड करेंगी रेस्पॉन्सिबल होंगी आपके ऑल कस्टमर एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब हाइब्रिड में आपका आरबीआई एक तरीके से और उसके नीचे आपका इंटरमीडिएरी जो होंगे, ये दोनों मिलके कस्टमर की जो आपकी डिटेल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इनको रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इनडायरेक्ट मॉडल में आपका क्या होगा कि साथ साथ में वो चीज़ें चल सकती है, ठीक है। ये चीज़ हुआ आपका। और इसके बाद में देखते हैं इसका फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके फीचर बेस्ड ही क्वेश्चन पुट होगा। और वो उसमें देखिए सबसे पहला एक यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे अलग से लिख दिया है यहाँ पे कि सीबीडीसी जो होगा आपका नॉन रिम्यूनरेटिव होगा। इसका मतलब यदि बैंक में आपके में पैसा पड़ा रहता है, 50,000 है आपका, 30,000, जितना भी आपका अमाउंट रहता है, तो उस पर पर मंथ आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न होता है। जबकि यदि आपकी सीबीडीसी है, आपका ई रुपी जिसे हम डिजिटल आपकी करेंसी कह रहे हैं, ये यदि आपके अकाउंट से है लिंक, तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको बस ऐसे है कि जैसे आपके पास घर में या अपनी जेब में कैश पड़ा हो तो उसका कोई इंटरेस्ट जेब में रखे रखे नहीं होता, ऐसे इसका भी कोई नॉन रिम्यूनरेटिव होगा। ये टॉपिक आपको याद रखना है, ये सॉरी ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि जो सीबीडीसी है वो रिम्यूनरेटिव है, तो आपको ध्यान रखना नहीं है सीबीडीसी नॉन रिम्यूनरेटिव, ये टर्म आपको याद रखना है। दूसरा आपका ये सोवरेन करेंसी होगी जो सेंट्रल बैंक इशू करेगा इन अलाइनमेंट विद देयर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करेगी वॉलेटिलिटी को वगैरह को, तो यहाँ पे याद रखना है ये एक सोवरेन करेंसी की तरह काम करेगा। लायबिलिटी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में होगा, सेंट्रल बैंक के साइड में होगा, ये मतलब लायबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको फुलफिल करने की। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी सेफ रहेगी, क्योंकि आरबीआई ने उसको रेगुलेट किया है, आरबीआई ने उसको इशू किया है, तो उसकी वैल्यू भी सेफ है। दूसरा आपका ये फंजिबल लीगल टेंडर है। फंजिबल मतलब आपका टच नहीं कर सकते उसको, और लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट ने उसको इशू किया है, या फिर जो आपकी अथॉरिटी है आरबीआई उसने उसको इशू किया है। दूसरा आपका है कि होल्डर्स जो है सीबीडीसी के, उनको किसी भी बैंक अकाउंट में इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी आपको बताया जैसे टोकन बेस्ड हो सकता है, अकाउंट बेस्ड हो सकता है, तो आपका टोकन बेस्ड होगा तो उस पर आपको बैंक डिटेल्स या बैंक अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है सीबीडीसी होने के लिए, रखने के लिए। और आपका रिकॉर्ड जो होंगे वो होंगे आपके, वो मेंटेन किए जाएंगे डीएलटी सिस्टम के थ्रू, जो कि ब्लॉकचेन जैसा है। और ब्लॉकचेन क्या है आपका, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर नहीं होती है। तो ये चीज़ अभी भी आपकी फीचर्स हुए सीबीडीसी के, सबसे खास आपका नॉन रिम्यूनरेटिव, ठीक है। और लायबिलिटी किसकी होगी, आरबीआई की, सेफ वे उसकी वैल्यू होगी, फंजिबल लीगल टेंडर है, इसको याद रखना है, लीगल टेंडर है। ऐसी कुछ टर्म है, लीगल टेंडर हुआ, मनी है, करेंसी है, क्या चीज़ है उसको हम आगे देख लेंगे। आपको ये तो पता ही है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये तो मालूम है ही कि बैंक नोट इशू करने का राइट किसका है। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई की ये सोल राइट होता है कि वो बैंक नोट इशू करे। बट आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपये का नोट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और जबकि कॉइन्स जो होती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन से एक्ट के थ्रू, याद कीजिए, वो है आपका कॉइनेज एक्ट 2011 का, 2011 का कॉइनेज एक्ट है, उसके थ्रू कॉइन आपके इशू किए जाते हैं, और 1 रुपये का नोट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है। आगे देखिए किस कंसेप्ट आपको पता है, मनी क्या होता है। तो मनी आपका इंटेंजिबल सिस्टम होता है वैल्यू का, ये डेफिनेशन आप देख लीजिए यहाँ से, आपको ये चीज़ पता है तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते कि मनी क्या होता है। करेंसी क्या होता है, करेंसी आपका एक टेंजिबल फॉर्म होता है मनी का, और आपका मनी क्या है, इनटेंजिबल सिस्टम है वैल्यू का। फिर लीगल टेंडर की बात करें तो ये देखिए, लीगल टेंडर मतलब कोई चीज़ लीगल है, तो लीगल कोई अथॉरिटी होगी करने वाली, तो वो आपकी कौन होती है, गवर्नमेंट होती है, जिससे
इस लीगल टेंडर के थ्रू आप करते हैं इसका यूज पेमेंट करने के लिए, आपके जो डेट वगैरह होते हैं उनको पे करने के लिए काम में लेते हैं। लीगल टेंडर में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका जो गवर्नमेंट के नोट्स हैं, आपके गवर्नमेंट करेंसी के जो नोट हैं जो आरबीआई इशू करता है, कॉइन वगैरह है, और अब से जो सीबीडीसी है वो भी आपका एक लीगल टेंडर होगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सीबीडीसी भी एक लीगल टेंडर है। फोर्थ पॉइंट आपको देखना है फिएट करेंसी क्या होता है। तो फिएट करेंसी ऐसा होता है आपका कि ये फॉर्म है करेंसी की जिसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया जाता है। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, जैसे सोने की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है कि यदि गोल्ड है उसको आप मार्केट में जाए तो उसको उसकी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, कॉपर की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो फिएट करेंसी होता है उसकी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। ऐसे ही आपका सीबीडीएस, इसकी भी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कमोडिटी मनी क्या होता है, कमोडिटी मनी जैसे कि आपका जिसकी इंट्रेंसिक मनी वैल्यू होती है, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, इसकी खुद की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं कमोडिटी मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी मतलब उसकी खुद कागज की जो वैल्यू है, पेपर की वैल्यू वो कुछ नहीं है, लेकिन उस पर लिखी हुई चीज़ें जो है उसके होते हुए उस पेज की, उस कागज की वैल्यू बन जाती है। जैसे कि चेक है आपका, क्रेडिट कार्ड वगैरह है, ऐसी जो चीज़ें होती है जो एक रिप्रेजेंट करती हैं मनी को, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। अगला आपका क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तरीके की करेंसी है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब फ्री होती है सेंट्रल अथॉरिटी से, और इसको सपोर्ट किसका होता है, किसके थ्रू इसको बैक किया जाता है, तो वो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब क्रिप्टो करेंसी को यदि डेफिनेशन कहीं पे आपको पुट करना पड़े, कहीं पे किसी को समझाना पड़े, ठीक है, दोस्तों के साथ में डिस्कस भी आप लोग कर रहे हो, तो आप यदि बताओ कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी से फ्री होती है और ये बैक्ड होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ये आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया। तो आपने 6 चीज़ें देखी, मनी, करेंसी, लीगल टेंडर, फिएट करेंसी, कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी और आपका क्रिप्टो करेंसी। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बार बार के लिए ये चीज़ें नहीं छोड़नी है, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्लियर करते रहना है चीज़ों के साथ में, ठीक है। ये जो आपका है सीबीडीसी, आपका एक तरीके से आपका जो ई रूपी जो लॉन्च किया था, मैंने आपको शुरू में बताया था, वैसा नहीं है। इसको अपन लास्ट में देखेंगे क्या है, ठीक है। अभी इसको कंफ्यूज नहीं करना, अभी सबसे पहले अपन को सीबीडीसी को ही क्लियर करना है। तो सीबीडीसी का इंट्रोड्यूस करने का रैशनल क्या है, मतलब इसका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि इससे सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ कि एक साल में, जैसे 2020-21 में, मतलब एक साल पहले 2020-21 का जो सेशन था उसमें लगभग 5,000 करोड़ आपका पैसा खर्च हुआ था सिर्फ मनी को प्रिंट करने में, ठीक है। तो अब यदि इतना पैसा खर्च हो रहा है और यदि हमारे पास में सीबीडीसी होगी तो हमें वो चीज़ प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी करेंसी को, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, फिर कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगा। तो पॉइंट आपको याद रखना है, रिडक्शन इन कॉस्ट एसोसिएटेड विद फिजिकल कैश मैनेजमेंट। मैं आपको ये लाइनें ऐसे कैसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें आती हैं, आप जानते हैं, इतना प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें मालूम है, बट जो चीज़ें एग्जाम में लिखने काम आएगी वो है आपकी वो कैप, वो है आपकी वर्ड कैपेसिटी, वो है आपकी याद रिटेंशन कैपेसिटी, जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और आप सब चीज़ें जानते हुए भी वो वर्ड कैप्चर नहीं कर पाते उस टाइम पे, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है अपना आंसर राइटिंग में अपने मार्क गेन करने का, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है इसकी क्या रेशनल है, तो रेशनल क्या है, तो उसका है ईएसजी कॉस्ट। ईएसजी कॉस्ट तो आपका एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है किसी चीज़ की वजह से, उसकी सोशल गवर्नेंस कॉस्ट जो होती है करेंसी मैनेजमेंट से एसोसिएटेड, वो भी इसमें कम हो जाएगी। दूसरा आपका देखो, एक तो था मैनेजमेंट कॉस्ट, एक आपका है ईएसजी कॉस्ट, और एक आपका ऑपरेशनल कॉस्ट। इन टर्मों को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं दूसरी जगह, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जिसके पीछे कुछ ना कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हो रहा है, कुछ अमाउंट खर्च हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, मैनेजमेंट कॉस्ट होगी और आपका ईएसजी कॉस्ट होगी। ये सब इसमें रिड्यूस हो जाएंगी सीबीडीसी के इंट्रोडक्शन से। अगला आपका कि इससे आपका जो लेस कैश जो इकोनॉमी है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना होता, मतलब जिसको बोलते हैं हम कैशलेस, आपका कॉन्टैक्टलेस जो आपका पेमेंट होता है, उसको बढ़ाने के लिए ये तरीका आपको सपोर्ट करेगा। अगला है कि जो पेमेंट की इनोवेशन का, कंपटीशन का, जो आपका एफिशिएंसी बढ़ाने का जो तरीका है उसको सपोर्ट करेगा ये। इसके साथ में आपका जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है उसको इम्प्रूव करने में आपका सीबीडीसी यूज आएगा, ठीक है। इसमें टाइम जोन का कोई इशू नहीं रहेगा, एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस हैं उसका यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और आपकी जो रेगुलेटरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्रॉस ज्यूरिडिक्शन है, वो भी आपकी यहाँ पे लगभग ख़त्म हो जानी है। उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना है कि आप पैसा लेके जा रहे हैं, कैश आप होल्ड करके जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जगह जाना है, टाइम जोन का फ़र्क पड़ेगा, एक्सचेंज रेट क्या क्या है उनका भी इस पर, मतलब सीधा सा आपको ये देखना है कि एक्सचेंज रेट का इस पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ये पॉइंट आपको फिर से याद रखना है कि एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस का इस पर फ़र्क नहीं पड़ना है सीबीडीसी का।
अगला आपका सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। मैंने आपको बताया मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जो बनेगा उसमें लिखिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड टॉपिक बनेगा, और वहाँ पर आप सीबीडीसी पुट कर सकते हैं कि ये आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जैसे कि क्या क्या टॉपिक है आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन में डिस्कस करने के, तो वो एट्रीब्यूट्स की तरह आप उनको देख सकते हैं कि पहले आपका ऑफलाइन फंक्शनैलिटी, आपको इंटरनेट होने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन भी आप इसको काम में ले सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइसेस इसमें काम में आने वाली हैं, जिससे आप सीधा पेमेंट करेंगे। आपका कंपेटेबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, आपको जरूरत नहीं है कि टच का ही फ़ोन हो, आप कीपैड वाले फ़ोन है उनसे भी इनको आपका जो सीबीडीसी है उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है मोर एक्सेसिबल बनेंगी, और अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड जो पॉपुलेशन है रिमोट रीजन्स में, वो भी आपको बेनिफिट इस चीज़ से पा सकती है। तो ये लाइन फिर से, ये आपका फ्रेज फिर से याद रखिए कि अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड, मतलब जहाँ पे बैंक नहीं है या फिर बैंक है तो जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही वीक है, ऐसी पॉपुलेशन वाली रीजन में जो है, और रीजन कौन सा, रिमोट रीजन, वहाँ पे ये चीज़ क्या करेगी, आपकी एक्सेसिबल बनाएगी फाइनेंशियल सर्विसेज को। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। दूसरा इसमें एक चीज़ है कि ग्लोबल सिनेरियो, एक और देखते हैं इसमें कुछ रह गया क्या, हाँ लास्ट पॉइंट रह गया कि जो कॉमन मैन का नेशनल करेंसी में जो ट्रस्ट है उसको सेफ गार्ड करेगी। अभी देखिए जो सेफ गार्ड करने वाली चीज़ें हैं ये तो बस लिखने की पर्सपेक्टिव से, बाकी आपको पता है कि यदि अवेयरनेस होगी तो आदमी को और चीज़ों में भी डील करेगा, डिजिटली काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। लेकिन हाँ, जब तक कॉमन मैन को वो चीज़ें पता नहीं है तो उससे आपका ट्रस्ट जो है नेशनल करेंसी में वो आपका बचा रहता है, सेफ गार्ड रहता है। ठीक है, इसके साथ में जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनका प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन वर्ड याद रखिए। किसी भी चीज़ को आप जब आंसर लिख रहे हैं मेंस का, तो वहाँ पे आप जब किसी चीज़ को स्प्रेड करना है, किसी चीज़ को इंक्रीज करना है, तो वहाँ पे एक अच्छा वर्ड है ये प्रोलिफरेशन, मतलब उसका जो विस्तार है। ठीक है, तो वो चीज जो क्रिप्टो एसेट का प्रोलिफरेशन है उसको बढ़ाने में भी ये हेल्प करेगा। इसके साथ में आपका फुलफिल करेगा डिमांड को, जो कि आपकी डिमांड होती है सिक्योर्ड और स्टेबल डिजिटल करेंसी की, उसको ये फुलफिल करेगा क्योंकि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या है, बैक्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ें देखते हैं कि सीबीडीसी जो है ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो इंडिया, आपको याद रखना है इंडिया कोई पहला कंट्री नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा और आप वहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट ये बन गया, जैसे कि इंडिया क्या उसमें लिखेगा कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस सीबीडीसी। तो आपको याद रखना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया से पहले भी काफ़ी कंट्रीज ने इसको लॉन्च कर दिया। अब ये याद नहीं रखना कि कौन सी कंट्री ने कब किया, ठीक, इतना पता होना चाहिए, इंडिया पहला इसका कंट्री नहीं है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हमने छोड़ दिए थे, ये देखिए, हाँ ये कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, सीटीएस, एनएसीएच और यूपीआई, और अब आगे आपका सीबीडीसी। तो ये कुछ टर्म है जो आपके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड है, और इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि आप सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बस आपको पता नहीं है कि ये चीज़ें कब आई। आप उसके गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कि किस यूपीए का टाइम था या एनडीए का टाइम था, किस टाइम पे कौन सर्विस आई, तो आपको बहुत ही एक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू आपका रखने का आपको तरीका मिल जाता है। जैसे ईसीएस है, ईसीएस बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो पहले बैंक से बैंक डिटेल्स, बैंक से बैंक ट्रांसफर वगैरह जो होते थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से ईजी होगी। फिर आरटीजीएस आया, आरटीजीएस आपको पता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब ये चीज़ें अपन कहीं दूसरी जगह डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ सिर्फ पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक बार अपन देख लेंगे तो ईजी हो जाता है बाद में देखने के लिए। ईसीएस 1990 में आया, आरटीजीएस 2004 में आया, उसके एक साल बाद में एनईएफटी आया, लेकिन उसके 5 साल लगे फिर आईएमपीएस को आने में। अब देखिए आप सबसे ज़्यादा यूज जो करते हैं बैंकिंग सर्विसेज में वो है आपका आईएमपीएस, लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी के 5 साल लग गए इसको आने में, आईएमपीएस को। इसके जस्ट अगले साल में आया सीटीएस। सीटीएस को याद रखना आपको, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो कि आजकल बैंकों में यूज होता है कि चेक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो उसका एक मशीन से वो उसको ट्रांसफर किया जाता है मनी को उसको, तो वो सिस्टम से रिलेटेड है आपका सिस्टम, उसको बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो आईएमपीएस के नेक्स्ट ईयर आया। ये तीनों जो चीज़ें हैं आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, ये फंड ट्रांसफर से रिलेटेड है, जिसमें सीधा अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जबकि सीटीएस में आपको चेक की जरूरत पड़ती है। अगला है आपका एनएसीएच। एनएसीएच आपको जानते हैं कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस है, और ये है आपका एनएसीएच। देखिए यहाँ से लगभग आपको लगा 22 ईयर्स, ईसीएस से एनएसीएच को आने में आपको 22 ईयर्स लगा, और एनएसीएच आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, पहले था इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और अब बन गया ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएसीएच, और इसकी 4 साल बाद में हो गया आपका है यूपीआई। तो यूपीआई का रिलेशन किससे, आपका ये आपका आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, और फिर आया आपका यूपीआई जो आपका डायरेक्ट पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यूपीआई 2016 में, और अब आ गया आपका 2022 में, जिसे बोलते हैं हम सीबीडीसी।
तो शायद ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन मेंस के लिए बनता है। ठीक है, उस और बनने का मतलब है यहाँ से सिर्फ पॉइंट आप उठा के वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है आपका कि सीबीडीसी ई रुपी से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए सीबीडीसी जो है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ई रुपी जो था वो आपका डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट था, जिसमें आपका क्या था, वन टाइम डिजिटल प्रीपेड वाउचर था, जिसके लिए आपको यूज़ किया गया कैशलेस और आपके कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट के लिए यूज़ किया गया। किसने किया इसको, इसको किया एनपीसीआई ने, आरबीआई ने किसको किया अभी, सीबीडीसी को। और ई रुपी को किसने किया, एनपीसीआई। एनपीसीआई आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको पता है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सब चीज़ पता है। डीएफएस भी आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एनएचए पता है आपको, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है आपका। एमओएचएफडब्ल्यू आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कुछ पार्टनर बैंक थे, इन सब ने मिलकर एनपीसीआई के साथ में मिलकर ई रुपी बनाया, जबकि सीबीडीसी को आरबीआई ने बनाया। आपको थोड़ा सा याद रखना है। ई रुपी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा और देख लीजिए कि पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होता है ई रुपी। ई रुपी को क्यूआर कोड से भी सेंड किया जा सकता है, और आपका एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है, जो एसएमएस के बेस्ड पे भी आपको जो बेनिफिशियरी का मोबाइल है उसमें भेज दिया जाता है और उससे उसको बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ में यूजर को ये वाउचर को रिडीम करने के लिए किसी कार्ड की या किसी पेमेंट ऐप की या इंटरनेट बैंकिंग जो एक्सेस जो फैसिलिटीज़ होती है उसकी किसी की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपका ई रुपी, इससे अलग है सीबीडीसी। ठीक है, तो ये है आपका हुआ इससे डिफरेंस ई रुपी से। सीबीडीसी क्या है और क्या नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। सीबीडीसी में आपका एक नया पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लायबिलिटी सेंट्रल बैंक की है, प्राइमरी इशूअर भी आपका आरबीआई है। तो ये तीनों पॉइंट है, आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन बन सकता है। और क्रिएट किया जाता है टू बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल नेशनली, मतलब इंडिया में इसको अभी अच्छे से यूज किया जा सकता है कहीं पे भी। इसके साथ में पीयर टू पीयर पेमेंट आपका मैकेनिज्म होगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, और यहाँ पे इंटर बैंक सेटलमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये उसी दूसरी साइड में देखते हैं मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल मनी। तो देखिए सीबीडीसी से जस्ट अलग हो जाता है मोबाइल मनी। मोबाइल मनी में आपको एक पेमेंट ट्रांजेक्शन का जो टाइप है इसके लिए आपको एक इंटरमीडिएट की जरूरत होती है, कोई कमर्शियल बैंक हो या ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे पहले पेमेंट बना वॉलेट पेमेंट, पेटीएम वॉलेट वगैरह जो था उनकी जरूरत होती है, जबकि सीबीडीसी में उनकी जरूरत नहीं होती है। केवाईसी की जरूरत होती है मोबाइल बैंक मनी में, जबकि सीबीडीसी में केवाईसी की जरूरत नहीं है। दूसरा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पीएसपी जिसको बोलते हैं, आपका इंटरमीडिएरी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है मोबाइल मनी में, जबकि सीबीडीसी में उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ में सेंट्रल बैंक और आपका जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे आपकी बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसमें और सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों में काम तो कॉमन तो एक ही चीज़ है कि दोनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है। तो सीबीडीसी में आपका सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में नहीं होती है, प्राइवेट वाली में। लेस वॉलेटाइल है सीबीडीसी, जबकि वो हाईली वॉलेटाइल है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। सीबीडीसी आपकी फ्लेक्सिबल है सप्लाई के लिए। प्राइवेसी और एनोनिमिटी थोड़ी सी कम है सीबीडीसी में, लेकिन ज़्यादा किस में है प्राइवेसी, ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ है जो थोड़ी सी खामी है सीबीडीसी में, वो है आपका प्राइवेसी और एनोनिमिटी की थोड़ी सी कमी होना, मतलब कम लेवल की होना, लोअर लेवल की होना। जबकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में हाई प्राइवेसी होती है और हाईली ही उसकी हाई लेवल की हायर ही एनोनिमिटी होती है। ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की खास बात होती है। एग्जाम्पल आपको पता है, ई नायरा नाइजीरिया की है, डिजिटल युआन चाइना की है, और सीबीडीसी आपकी इंडिया की है। जबकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आपको याद रखना है बिटकॉइन और इथेरियम, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता है तो आप उनको अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं। आगे चलते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आपको सबको पता है, आप सब मनी करेंसी यूज़ करते हैं, मोबाइल वॉलेट मोबाइल मनी यूज़ किया आपने, ई रुपी भी शायद आपने कर लिया होगा, तो आपको पता चलेगा साइबर हैक्स और थ्रेट्स का इश्यू है, प्राइवेसी का भी इशू है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी इम्पेक्ट करे क्योंकि इससे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है अननेसेसरी आपके जो इकोनॉमी सिस्टम है मनी मार्केट में। और आपका है टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस अभी लोगों की नहीं है, जो टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन है वो बहुत ही लोअर लेवल का है पब्लिक में। बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग जब सीबीडीसी ही रखेंगे, करेंसी की फॉर्म को छोड़ के सीबीडीसी फॉर्म को रखेंगे, तो बैंकों में अपना कैश रखेंगे ही नहीं, तो बैंक की क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है बैंकों की वो भी इंक्रीज हो जानी है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है बैंकों की, क्योंकि आपका है डिस इंटरमीडिएशन ऑफ बैंक जो है वो घट जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो क्रेडिट क्रिएशन जो आपका बैंकों में पैसा जब आपका रखा रहता है, तो आपका बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट कमाता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, उस पर पैसे अर्न करता है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है अब बढ़ जाएगी, पहले उसकी कम थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में करेंसी सब्सटीट्यूशन जो है आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन से, ठीक है, वो आपका
विदाउट, इसको आप याद रखना है, करेंसी सब्सटीट्यूशन होगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स का। अब इसमें देखिए चैलेंज है, चैलेंज क्या है कि आपको अब क्रॉस बॉर्डर जो फ्लो होगा ना करेंसी का, वो लिमिटेड नहीं होगा। मतलब क्रॉस बॉर्डर फ्लो का जो ट्रैक है उसको ट्रैकिंग करना है वो लिमिटेड हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये लाइन है, ये याद रखना है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो जो है करेंसी का उसको ट्रैक करना अब एक लिमिटेड चीज़ हो जाएगा, एक अच्छे तरीके से वो नहीं हो पाएगा। वे फॉरवर्ड, आप सब लोग समझदार है, यूपीएससी तैयार कर रहे हैं तो आपको पता है वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिखना है। एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके लिए काम करे, फाइनेंशियल मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, हाई स्टैंडर्ड जो है साइबर सिक्योरिटी के उनको इंश्योर करना है, लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ानी है, इंश्योर करना है कंप्लायंस को, आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपके रेगुलेशंस हैं, आपका सीएफटी मतलब कॉम्बैट करना है, फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म मतलब टेरर फाइनेंसिंग जो होती है उसको कॉम्बैट करने के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको कंप्लायंस को इंश्योर करना है, प्राइवेसी को इंश्योर करना है, और आपको बीआईएस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के जरिए कि आपको टर्म याद रखना है फॉलो। तो फॉलो क्या करेंगे आप, फॉलो करेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस को, आपके कंप्लाइंसेस को, प्रिंसिपल्स को। एश्योर करना है आपको, एश्योर भी करना है, एश्योर क्या करना है, लोगों की प्राइवेसी है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसको एश्योर करना है। इंश्योर क्या करना है, इंश्योर करना है कंप्लाइंस को। कंप्लाइंस क्या हो सकता है, आपका रूल्स का, रेगुलेशंस का कंप्लाइंस हो सकता है, ठीक है। मेंटेन, अब ये देखिए मेंटेन, इसको एक और याद रख लीजिए, मेंटेन करना है आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आपको करना है अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस आपको याद रख सकते हैं स्प्रेड, या ऐसे रख सकते हैं स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस। ये वे फॉरवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको आप देख लीजिए। और देखिए आपका लास्ट है आपका प्रोटेक्ट। किसी भी आंसर में आप लिखेंगे इन वर्ड को ऊपर नीचे कर दीजिए, आपका आंसर बहुत बढ़िया बन जाएगा। और आपका है इम्प्लीमेंट करना है रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ये भी कर लीजिए इम्प्लीमेंट, ये चीज़। अब देखिए पॉइंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको याद रखना है जब भी आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, वे फॉरवर्ड मुश्किल से आप 30 to 50 वर्ड का लिखते हैं, 30 वर्ड में आप इनमें से 3 वर्ड भी लिखेंगे तो आपके 2 आंसर अच्छे से हो सकते हैं। फिर इन वर्डों को रिपीट कीजिए तो आपके ऐसे आराम से क्वेश्चन हो जाने। फॉलो करना, एश्योर करना, इंश्योर करना, मेंटेन करना, स्प्रेड करना, अवेयरनेस, प्रोटेक्ट करना, और आपका इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ आपको है। ये 7 पॉइंट्स आपको वे फॉरवर्ड में बहुत ही अच्छे से काम आ सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना किसी पॉलिसी को, और आपका एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, आपका है इम्प्लीमेंट हो गया आपका फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क ये अलग से आप यूज़ कर सकते हैं कि फ्रेमवर्क आपको बनाना है। तो ये आपका 8 पॉइंट हो गए जो आप यहाँ से इसको बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें देखो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, आपका बीआईएस प्रिंसिपल है। बीआईएस होता है आपका आपका है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसके 3 प्रिंसिपल है, डू नॉट हार्म, को एग्जिस्टेंस, इनोवेशन एंड इफिशियंसी। मतलब कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है तो सीबीडीसी जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, इनोवेशन को, कंपटीशन को इंक्रीज हो ताकि इफिशियंसी और उसकी एक्सेसिबिलिटी पेमेंट सिस्टम में। कोई एग्जिस्टेंस का मतलब है सीबीडीसी की वजह से और जो करेंसी के फॉर्मेट है उनको कोई आपका चैलेंज नहीं होना चाहिए, खतरा नहीं होना चाहिए कि उनको यूज़ कम हो जाए और इसका यूज़ बढ़ जाए। और दूसरा है फर्स्ट जो आपका है वो है डू नॉट हार्म प्रिंसिपल। इसमें आपका कि सीबीडीसी शुड नॉट इंटरफेयर विद पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और प्रिवेंट बैंक फ्रॉम, आपका है परफॉर्मिंग देयर मैंडेटरी स्टेबिलिटी मैंडेट। मतलब आप समझ रहे हैं, आपने अभी जो टॉपिक पॉइंट देखा था ना कि बैंकिंग सिस्टम में आपका जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी आपकी जो मैंडेट है उसको परफॉर्म करने में बैंक को जो है चैलेंजेस क्रिएट हो, परेशानियाँ क्रिएट हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैं इनका ये जो पॉइंट है अभी वीडियो जो खत्म होगा तो उसमें आपको ये बता दूंगा। ये सब चीज़ आपकी वहाँ पर नोट्स के फॉर्म में बनाया है, तो आप वीडियो सुन लें, इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को सुन लें और उसके बाद में जो लास्ट के 2 पेज मैंने लगाए हैं वहाँ से आप नोट करके इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे है। और ये जो 8 पॉइंट मैंने बताया आपको वे फॉरवर्ड में, आप यहाँ से लिख लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लास्ट में नोट्स में लगा रहा हूँ उसको देखिए। ये पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया, इवोल्यूशन देखा, सीबीडीसी के फीचर्स देखे, और मेरे हिसाब से वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत बड़े वीडियो होने की लिए आपका टाइम लिया, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। धन्यवाद।